नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते जो खबरें आई उससे हमें ये पता चलता है कि भारत का जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो तेजी से चल रहा है और अब भारत ने यूएस से ज्यादा लोगों को टीका लगा दिया है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत में इस वक्त जो टीकाकरण चल रहा है उसकी स्थिति कैसी है। तो अगर हम गूगल पे एक छोटी सी सर्च करते हैं कोरोना वैक्सीन को लेके तो हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। एक सरसरी तौर पर अगर एक नजर डालते हैं तो इस वक्त जो कुल खुराक भारत में दी गई है वो लगभग 36 करोड़ तक जा पहुंची हैं, जो कि अमेरिका से इस वक्त ज्यादा हैं। जिन लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है आप देख सकते हैं वो 6.5 करोड़ से ऊपर है और जिनको जितने लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं, अगर हम उनकी परसेंटेज देखें तो वो इस वक्त करीब 5% के आसपास हैं। तो चलिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। पहले हम अगर ग्राफ के जरिए देखें तो हमने आपको नंबर्स तो बता दिए हैं। ये ग्राफ है टीकाकरण का और इसमें हम 2 लोगों का जो टीकाकरण हो चुका है वो ये जो गहरा हरा रंग है वो ये है, और जिन लोगों को कम से कम एक खुराक मिल चुकी है वो ये हल्के हरे रंग का है। तो टीकाकरण आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमने जैसा आपको आंकड़ा बताया था कि जो आखिरी आंकड़ा हमारे पास आ रहा है टीकाकरण का वो करीब 36 करोड़ का है। इसको चलिए कंपेयर करते हैं, हम हमारे भारत की स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले कैसी है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए एक बार फिर से टीकाकरण का ये ग्राफ और ये भारत का, जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे, जो टीकाकरण ये डेली जो टीकाकरण चल रहा है और ये पूरे दुनिया का टीकाकरण का इस वक्त जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि भारत यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के ऊपर जा पहुंचा है। हमसे आगे है चाइना। चीन की रफ्तार तेज रही है, उन्होंने बहुत पहले शुरुआत कर दी थी। इससे पहले कि उनकी वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला, उन्होंने अप्रूवल मिलने से पहले ही वैक्सीन्स को लगाना शुरू कर दिया था। इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी ही एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से शुरुआत कर दी थी। हमारे यहाँ जब अप्रूवल मिला है उसी के बाद टीकाकरण शुरू हुआ है। तो ये एक हम माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं, जो हम आज देख सकते हैं कि हम 36 करोड़ टीके लगाने के बाद हम 33 करोड़ की जो यूनाइटेड स्टेट्स की टीकाकरण का आंकड़ा है उससे आगे हैं। तो ये एक अच्छी चीज देखने को मिली है। हम आपको आज का टीकाकरण का हाल भी बल्कि ये दिखा सकते हैं कि किस तरह से आज टीकाकरण चल रहा है और जो हर दिन का रहा है वो आप देख सकते हैं कि हमारा एवरेज जो हम आप इस वक्त चल रहा है वो 40 लाख से ऊपर के टीके प्रतिदिन लग रहे हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरीके से ये टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है हम इस साल के अंत तक बेहतर स्थिति में होंगे। तीसरी वेव का यही एक तोड़ है टीकाकरण। और भारत में टीकाकरण का काम जोर शोर से चल रहा है। राज्यों में भी टीके को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और एक अच्छी पहल बिहार की तरफ से आई थी, जहां गांव देहात तक भी वैक्सीन को पहुंचाने के लिए एक वैक्सीन एक्सप्रेस तक चली है। किस तरीके से चल रहा है टीकाकरण कार्यक्रम और कैसा रहा है अनुभव पहली और दूसरी लहर का, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मंगल पांडे जुड़ गए हैं जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि बिहार को कोरोना में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, कोविड को लेकर कैसी जानकारी आप लोग जुटा पाए? नहीं, देखिए, यदि पूरी तौर पे कोरोना की बात मैं करूं या चर्चा करूं तो कोरोना के फर्स्ट फेज में कुछ अलग तरह की चुनौतियां थी और कोरोना का जो दूसरा फेज आया उसमें दूसरी तरह की चुनौतियां थी। उस सेकेंड वेव में जो चुनौती थी वो थोड़ा पहले बार से अलग थी। इस बार की सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन के रूप में हम सब लोगों के सामने आई कि ऑक्सीजन की ज़रूरत इस बार ज़्यादा महसूस की गई। जो पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव हुए उन लोगों के जो इन्फेक्शन हुए उसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ गया था और हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही थी, ज़्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा था, जिसके कारण पूरे देश और बिहार में भी हमको संकटों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन बिहार के अंदर हमने बहुत बेहतर तरीके से उस चुनौती से सामना किया और जहां इस सेकेंड वेव के आने के पहले बिहार में केवल 16 मैट्रिक टन ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन लगता था,
वहाँ जब ये कोरोना का सेकेंड वेव हाइप पे था तो 232 मैट्रिक टन तक का एक दिन में उठाव हमको करना पड़ा, और हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बेड्स पे ये ऑक्सीजन पहुंचाए, और बिहार के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कभी कमी किल्लत नहीं होने दी। इसके अतिरिक्त जो दूसरी चुनौती हम सब लोगों को दिखाई पड़ी, जब अचानक से इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स आए, तो ये महसूस हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ और होने चाहिए, हमारे पास नर्सेज और होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए। तो डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट का काम तो हम लगातार कर रहे हैं। 6300 विशेषज्ञ चिकित्सक और जनरल मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, उसके काउंसलिंग के काम हो रहे हैं। इसके अलावा 8500 ANM की वैकेंसी के लिए विज्ञापन निकल चुका है। इसके अतिरिक्त 3270 हमारे आयुष चिकित्सक हैं जिनके नियुक्ति का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं उनकी भी नियुक्ति का काम BTSC के थ्रू किया जा रहा है जी। तीसरी जो विषय हम लोगों के ध्यान में आई है वो आया है कि ये चर्चा हो रही है कि यदि कहीं आगे कोई थर्ड वेव आता है तो जो बच्चे हैं उनके संबंध में थोड़ी विशेष तैयारी की जाए। तो जो हमारा पीकू है, नीकू है या स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU है, वैसे सारे वार्ड्स में हम और व्यवस्थाओं को बेहतर करें, गैस पाइपलाइन को ठीक करें, यदि कोई हमको इक्विपमेंट वेंटिलेटर और वहाँ चाहिए उनको दें, हम अपने स्टाफ्स को स्किल्ड करें, डॉक्टर्स को ट्रेंड करें। तो उसके लिए भी एम्स पटना के थ्रू ट्रेनिंग का काम सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सब डिविजनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जिनको जहां ट्रेनिंग दी जानी है। और पहले वेव में भी जैसा मैंने कहा कि एक वक्त 248 केस मार्च के महीने में केवल हो गए थे जी। आज फिर बिहार उस मामले में कोरोना की संख्या को कम करने में सफल हुआ है, और आज के समय में केवल 1100 के करीब एक्टिव केस बिहार में रह गए हैं, और बिहार से अधिक 24 राज्यों में एक्टिव केसेज हैं। बिहार एक्टिव केसेस के मामले में 25वें नंबर पर है, मतलब देश के 24 राज्य में बिहार से अधिक मरीज आज हैं, और बिहार 25वें नंबर पर है। मतलब हम लोगों ने इसको बहुत हद तक नियंत्रित किया, और इतनी बड़ी आबादी जहां लगभग 12 करोड़ के आसपास की आबादी है, और देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हमारा लगभग 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर का है, ऐसे क्षेत्र में भी हम लोगों ने इस तरीके से कोरोना को नियंत्रित करने में सफलता पाई है। लेकिन जो आपने चैलेंजेस पूछे, उन चैलेंजेस को हमने 2 दौर में देखा है और उससे बाहर निकल के व्यवस्थाओं को बेहतर किया है। जी जी, पांडे साहब, आपने कहा राज्य बड़ा है इसलिए ज़रूरी है कि चुनौतियां भी इसलिए ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में जब जनसंख्या ज़्यादा हो। क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार से आप इस वक्त संतुष्ट हैं? बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने अभी तक लगभग 1,78,00,000 टीका दे दिया है, और हम लोगों ने ये लक्ष्य तय किया है कि दिसंबर के महीने तक हम राज्य में सभी को टीकाकृत कर देंगे, और 6 माह 6 करोड़ टीका के अभियान के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। आपकी भी जानकारी में होगा कि देश में प्रति माह टीका के उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है। जहां टीका के उत्पादन की क्षमता जून के महीने में 10 करोड़ डोज की थी, वहीं जुलाई के महीने में बढ़ के ये 17 करोड़ डोज हुआ है। अगस्त के महीने में 19 करोड़ डोज होगा, सितंबर के महीने में 28 करोड़ डोज होगा, और बढ़ते हुए ये 50 करोड़ से ज़्यादा डोज दिसंबर तक पर मंथ इसका दोनों टीके का उत्पादन प्रोडक्शन होने लगेगा। तो हम लोगों ने उसी तरीके से पूरा प्लान डिजाइन किया है दिसंबर तक का। देश में जैसे टीके का उत्पादन बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से उसके अनुरूप हमारी आपूर्ति बढ़ेगी और हमारा टीकाकरण भी बढ़ेगा। और हम लोग टीकाकरण की ड्राइव को बहुत तेजी से चला रहे हैं। हम लोगों ने इस अपने राज्य के अंदर में 839 टीका एक्सप्रेस गाड़ियां निकाली हुई हैं, जो गांवों तक जाती है, जो शहर के गलियों तक जाती है और लोगों को टीका देती है। हम लोगों ने राज्य में इस व्यवस्था को बनाने का निर्णय किया है कि जो हमारे दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं,
वो जिला में एक टेलीफोन नंबर होगा, जिस नंबर पर फ़ोन करेंगे तो वहाँ जाके उनके घर पे टीका दिया जाएगा। हमारे विद्यालयों में जैसे पाठशाला जहाँ होता है, हम लोगों ने टीकाशाला लगवाने का काम शुरू किया है। गांव के अंदर विद्यालयों में बदल बदल के ये जो टीका सेशन होते हैं वो विद्यालयों के अंदर टीकाकृत किए जा रहे हैं। जो हमारे बच्चों के अभिभावक हैं उनको टीकाकृत कर रहे हैं, और जो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर नियमित रूप से टीकाकरण होता है वह अभियान चल रहा है। और हम लोगों ने जो अपने स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया है, जो तैयारी की है, उसमें एक दिन में हम लोगों ने 7,29,000 डोज तक देके ये अपनी क्षमता देख ली है कि हमको जब टीका मिलने लगेगा तो हम 10 लाख डोज तक टीका दे देंगे या उससे अधिक भी दे देंगे। और कुल मिला के जो लक्ष्य देश का है और बिहार का है कि इस साल के अंत तक सभी को टीकाकृत करना, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं कि इतने सारे कदम अगर आप उठा रहे हैं तो आपका लक्ष्य आप दिसंबर तक प्राप्त कर लें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ जुड़ेंगे और देंगे हमारे सवालों के जवाब। गूगल और एनडीटीवी की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अशोक सेठ, जो कि चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के। शुक्रिया डॉक्टर सेठ हमसे बात करने के लिए। आज आपसे जानना चाहेंगे लैम्डा वेरिएंट के बारे में। इस तरह के वेरिएंट जो माना जा रहा है हो सकता है ज़्यादा खतरनाक हो, ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हो, कैसे इनकी रोकथाम की जा सकती है भारत में आने से? यह आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, और ये भी देखा जा रहा है कि वेरिएंट्स तो आते रहेंगे। हमारी सर्वेलेंस और सुपरविजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जीनोमिक टेस्टिंग के लिए। ये देखिए, ये लैम्डा वेरिएंट जो निकला है, ये पेरू में प्रिडोमिनेंट वेरिएंट है। इसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी मौतें हुई हैं, और ये 2-3 दिन पहले तक तो 31 कंट्रीज में था। तो जो हर वेरिएंट आता है वो खतरनाक भी हो सकता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बाईपास भी कर सकता है, और ये वायरस का एक तरीका है बचने का। हमें इवन पता है कि फ्लू वायरस जो हर साल हर विंटर्स में आता है वो भी चेंज होता रहता है, इसलिए नई वैक्सीन्स हर साल मिलती हैं विंटर्स में फ्लू के इंजेक्शंस के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है सर्वेलेंस। पिछले डेल्टा वेरिएंट ने हमें सिखा दिया है कि हमारी सर्वेलेंस वीक थी, हमारी जीनोमिक टेस्टिंग वीक थी। हमें पता नहीं चला कि वायरस किस तरह से प्रोलिफरेट करेगा और कहां इफेक्ट करेगा, जब तक कि सिस्टम ओवरवेल्म हो गया। इस बार आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। इस बार हमारे जीनोमिक लेबोरेटरीज, हमारे पॉलिसी मेकर्स काफी इंटेंट हैं हर वेरिएंट को पकड़ने के लिए, पहले से ही समझने के लिए, देखने के लिए कि कहां कौन से क्षेत्र में वो बढ़ रहा है, किस रफ्तार से बढ़ रहा है, और इमीडिएटली उस क्षेत्र को क्लैंप डाउन करना, रीजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉकडाउन कर देना, या इवन स्मॉलर कंटेनमेंट जोन्स बना देना कि कोई वेरिएंट बढ़े ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके मैं ये कहूंगा कि जितना हम वैक्सीनेशन को स्लो करते हैं या जितना हम वायरस को अपने अगर नॉर्म्स नहीं फॉलो करते और प्रोलिफरेट कराते हैं, उतना ये वायरस वेरिएशन होती रहेगी, म्यूटेंट्स आते रहेंगे। तो हमारा कर्तव्य है वैक्सीनेशन करना, वैक्सीनेशन लेना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कंटिन्यू करना, तभी ये वेरिएंट से हम बचेंगे। डॉक्टर, इस तरह के जो नए वेरिएंट्स आते हैं इन पर कोविड टीके का कितना असर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड का टीका, कोविड हमें वायरस कोविड से बचाता है। वेरी क्लियरली सबको समझना चाहिए कि यही एक हमारा यंत्र है जिससे हम बच सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वेरिएंट्स आएंगे तो थोड़ी एफिकेसी कम हो जाएगी टीके की, पर टीका हमें कोविड से ही नहीं बचाता है, टीका हमें सीरियस कोविड होने से बचाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे वो वेरिएंट हो, तभी भी देखा गया है कि हम सीरियस कोविड से बच सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से बच सकते हैं, और वेंटिलेटर पे जाने से बच सकते हैं, और हम मौत से बच सकते हैं। तो हमें उसकी ज्यादा चिंता है, और वो हर वैक्सीनेशन हमें हर वेरिएंट से सीरियस कोविड से बचाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन लेना। सेकेंडली, अगर हम नहीं लेते हैं
हमारा वैक्सीनेशन सिर्फ हमें ही नहीं प्रोटेक्ट करता है, हमारा ट्रांसमिशन दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट कर देता है, हमारे घर वालों को भी प्रोटेक्ट कर देता है कि हम दूसरों को इन्फेक्शन नहीं ट्रांसफर करते हैं, या 50% चांस कम हो जाता है हमें ट्रांसफर करने का। और तीसरी बात यह है कि हर्ड इम्यूनिटी भी हिंदुस्तान में तभी आएगी जब हर एक को वैक्सीनेशन लगे। तो हम कहते हैं कि नोबडी इज प्रोटेक्टेड टिल एवरीबडी इज वैक्सीनेटेड, नोबडी इज वैक्सीनेटेड टिल एवरीबडी इज वैक्सीनेटेड। तो इसलिए हमारा एक कर्तव्य हो गया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टीका लगाना और हर वेरिएंट से बचना। बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर इसे समझाने के लिए। तो जैसा डॉक्टर कह रहे हैं, टीका लगाएं, ये बेहद जरूरी है आपकी सुरक्षा के लिए। और बात करते हैं कोरोना की तीसरी लहर की, जिसे रोकने के लिए फिलहाल टीकाकरण ही एक विकल्प है, यही उसका एक तोड़ है। और एक और जहां 18+ के लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए लोग आ रहे हैं सामने, वहीं 45 से ऊपर के लोगों के लिए टीका लगाना कभी कभार प्रशासन के लिए चुनौती होती है। आपको जोधपुर के ये कुछ नज़ारे दिखाते हैं जहां कई गांवों के लोग विभिन्न भ्रांतियों के चलते टीका नहीं लगवा रहे हैं। अब प्रशासनिक टीमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, घर घर जाके उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन लोग जिद पर आ रहे हैं कि टीका नहीं लगवाएंगे। ये एक आपको जो टीम है, मेडिकल टीम, ये गई एक जोधपुर जिले के घंटियाली पंचायत समिति इलाके में, और वहां पर टीकाकरण के लिए जब वो पहुंची तो ग्रामीण टीका लगवाने के बजाय या उसके बारे में समझने के बजाय इधर उधर भागते हुए नजर आए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खुद तो सब कुछ पता है और दूसरों को भी सीख देते हैं, जैसे कि ये छोटा बच्चा जिसने बड़ी सीख दी। इसने मास्क पहनो की सीख उन लोगों को दी जो पहाड़ों में घूमने आए हैं। ये बच्चा हर किसी के पास जाके कहता रहा कि अपना मास्क पहनो, लापरवाही न बरतो, और इसके लिए इसे, ये धर्मशाला की तस्वीरें हैं, इसके लिए पुलिस ने इसको अपना मैस्कॉट बना दी है। ये 5 साल का अमित है जो कि बलून बेचकर अपने माता पिता की आमदनी में सहयोग करता है। तो हमारी इस खास मुहिम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें, आपका वैक्सीनेशन अगर ड्यू है तो जाके टीका जरूर लगवाएं। नमस्कार।